जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। मोदी सरकार किस तरह अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाती है उसका भी अच्छा उदाहरण है। आदिवासियों को समझना होगा कि उनके एक एक वोट से किस तरह अपने दोस्त को कानून होने के बावजूद उसमें छेद करके खनन का अधिकार दे रही है, लीज का अधिकार दे रही है। संविधान के जो प्रावधान आदिवासियों के लिए निहित हैं, जो ज़मीन के कानूनों से संबंधित है, 5वीं अनुसूची है, वह सब मोदी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इन कानूनों का संबंध आदिवासियों से है और मोदी सरकार आदिवासियों को सिर्फ कुछ योजनाएं देकर अपनी वाहवाही करने में लगी रहती है। नीति और नियम इन्हीं पूंजीपतियों के लिए बनाए जाते हैं। इस वीडियो में सरल भाषा में उसी को समझाने के लिए आपके बीच में हूँ। एनजीटी के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ में अडानी द्वारा संचालित कोयला खदान को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई। आइए आज उसकी परतों को न्यूज़ लॉन्ड्री वेबसाइट के माध्यम से खोजते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि केंद्र ने उसी सार्वजनिक सुनवाई के मार्फत परियोजना को मंजूरी दी जिसे एनजीटी ने इस वर्ष की जनवरी में आपत्ति जताई थी। मतलब जिस तरह से ग्राम सभा में जब हम लोग आपत्ति के लिए जो पत्र देते हैं उसके पहले पेज को बदलकर प्रशासन की मिलीभगत से पूंजीपति लोग उसे सहमति वाला पत्र में बदल देते हैं। खदान वाले इलाकों में फर्जी ग्राम सभा की जो घटनाएं चलती है, कमोबेश पूरे देश में ऐसे ही होता है। साथ ही जनसुनवाई की जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी अच्छा से पालन नहीं किया जाता है। प्रभावित ग्राम सभा के लोगों को भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के संबंध में सही जानकारी प्रशासन की ओर से नहीं दी जाती है, जिस कारण से कंपनियां फर्जी ग्राम सभाएं करके कागजी खानापूर्ति कर लेती हैं। तो जिस सार्वजनिक सुनवाई को आधार बनाकर अदालत ने पर्यावरणीय मंजूरी रद्द की थी, उसी जनसुनवाई को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने मंजूरी वापस दे दी। जनसुनवाई एक ही है, लेकिन एनजीटी की अदालत और केंद्र सरकार के तर्क विपरीत हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सरसमल गांव के पूर्व सरपंच शिवपाल भगत नाखुश हैं और उनका कहना है कि सालों के विरोध के बाद छत्तीसगढ़ में विशाल कोयला खदान परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी गई थी, जिसके बारे में ग्रामीणों का आरोप था कि उस परियोजना से उनके समुदाय को नष्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन 6 महीने बाद ही कोयला खदान परियोजना को बिना किसी परवाह के आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी द्वारा पारित आदेशों का पूर्ण उल्लंघन है। जनवरी में एनजीटी ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी या महाजेनको के तहत 7,465 करोड़ रुपए की कोयला खदान परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया था, जिसमें माइन डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स के रूप में अडानी समूह की कंपनी गारे पाल्मा 2 कोलियरीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल थी। रद्द करने का एक आधार यह था कि 2019 में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई, जो पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनिवार्य है, कानून के अनुसार नहीं था। इसने प्रभावित लोगों को निष्पक्ष और वैध सार्वजनिक सुनवाई से वंचित कर दिया। इसीलिए एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सार्वजनिक सुनवाई के चरण से प्रस्ताव के नए सिरे से जाँच करने के लिए कहा। लेकिन 13 अगस्त को मंत्रालय ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की सिफारिश पर उसी सार्वजनिक सुनवाई पर भरोसा करते हुए, जिस पर एनजीटी ने कभी आपत्ति जताई थी, महाजेनको को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी। यह जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति है, यही मोदी सरकार का वह चोर दरवाजा है जो देश के संविधान और कानूनों को अपने तरीके से व्याख्या करके चोरी का रास्ता खोलती है। अक्सर अडानी के परियोजनाओं में यही विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश आप अक्सर देखेंगे, जो पर्यावरणीय आदेशों के विपरीत निर्णय लेती रही है ताकि देश के उन कानूनों से पूंजीपति को इम्यूनिटी मिले। नए पर्यावरण मंजूरी एनजीटी के निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन करती है। यह लोगों की स्वास्थ्य और आजीविका के बारे में उनकी चिंताओं की अनदेखी करता है। सरकार के इस कदम से सबसे ज़्यादा हाशिए पर पड़े लोग प्रभावित होंगे। यह परियोजना 2580 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फैली हुई है, जो 100 नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बराबर है, जो अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है। अडानी समूह की यह परियोजना तमनार ब्लॉक के 14 आदिवासी बहुल गांव के 2245 परिवारों को विस्थापित कर रही है, जो संविधान के तहत 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और जिसे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से सुरक्षा की एक और अतिरिक्त परत प्रदान करती है।
सरायटोला गांव के स्थानीय आदिवासी ज़्यादातर परिवार आजीविका के लिए कृषि भूमि पर निर्भर हैं। वैसे में और अगर कोई कंपनी उनकी ज़मीन अधिग्रहण करने आती है तो वे कहाँ जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलता है, उसके अलावा दूसरा कोई एक्सपर्टाइजेशन उसके पास नहीं है। ऐसे में ज़मीन का चला जाना उस आदिवासी समुदाय के लिए नरसंहार की तरह है, जनसंहार की तरह है। लेकिन आपके वोट से चुनी हुई मोदी सरकार के लिए आदिवासियों के अधिकार के कोई मायने नहीं हैं। आप इस उदाहरण से तो यह स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। 15 जनवरी 2024 को न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की एनजीटी पीठ ने 2009 पेज का आदेश में जन सुनवाई के अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट, जल विज्ञान संबंधी अध्ययन और वहन क्षमता पर विचार न किए जाने के संबंध में अन्य चिंताओं को भी चिन्हित किया था और पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी थी। इसके तुरंत बाद महाजनको ने उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन न्यायालय से अपने आवेदन को उन्होंने तुरंत वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद ही महाजनको ने पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसके बारे में मैंने ऊपर कहा चोर रास्ता, उस समिति से नई मंजूरी के लिए संपर्क किया, जो पर्यावरण मंजूरी के लिए मंत्रालय को सिफारिश करती है। इस समिति की बैठक 1 और 2 जुलाई को हुई। मीटिंग के विवरण में समिति ने एनजीटी के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई के स्तर से मंजूरी के पुनः जांच करने की बात कही गई थी। यहाँ पर भी जब मामला अनुकूल होता हुआ नहीं दिखा, तब मोदी सरकार की तोता इकाई एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने 14 प्रभावित गांवों की दूसरी सार्वजनिक सुनवाई के लिए दबाव डालने के बजाय समिति ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के इस दावे से संतुष्ट है कि पिछली सुनवाई पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की गई थी। सोचिए, उस प्रक्रिया को ही एनजीटी ने गलत माना था, लेकिन उसी प्रक्रिया को मोदी सरकार अपनी तोता कमेटी के द्वारा सही बता रही है, सही घोषित कर रही है। इसे ही पूंजीपतियों का अमृतकाल कहते हैं। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की एक उपसमिति, जिसने 17 से 19 मई के बीच परियोजना स्थल का दौरा किया था, ने 2019 की सार्वजनिक सुनवाई का विवरण प्रस्तुत करने का काम भी छत्तीसगढ़ बोर्ड पर ही छोड़ दिया। जबकि उसे काम दिया गया है तो ये सारी रिपोर्ट अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था, लेकिन समिति ने काम छत्तीसगढ़ बोर्ड पर ही छोड़ दिया। और यह भी स्पष्ट नहीं है कि 5 सदस्यीय उपसमिति ने ग्रामीणों के साथ परामर्श किया या नहीं, लेकिन इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने राज्य सरकार और महाजनकों के अधिकारियों से परामर्श किया और ग्रामीणों ने इस समिति से किसी भी संपर्क से इनकार किया। बताइए। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा किए गए एक सामाजिक आर्थिक अध्ययन पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीणों ने वित्तीय मुआवजे, बेहतर आजीविका और उन्नत बुनियादी ढांचे के संदर्भ में प्रत्याशित लाभों के कारण परियोजना का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है और वे चाहते हैं कि परियोजना जल्द से जल्द शुरू हो। विशेषज्ञ समिति के अनुसार यह अध्ययन 7 गांवों में विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित फोकस समूहों और सभी 14 गांवों से डेटा संग्रह के आधार पर किया गया था, लेकिन यह अध्ययन महाजनकों द्वारा ही कराया गया था। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी सिर्फ हनीमून मना रही थी, सारे काम तो खुद कंपनी ही कर रही थी। इस हाई लेवल कमेटी को इस तरह से आदिवासियों की ज़मीन कब्जा करने के लिए बनाई गई कमेटी कह सकते हैं, जिसे पूंजीपतियों को किसी भी सूरत में खनन का पट्टा मिल सके, इस पर रिपोर्ट बनाती है। आदिवासियों के कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की एक भी बात इस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है। जब कमेटी कंपनी के पैसों पर ऐश कर रही होती है, तब आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। उसमें तो वही रिपोर्ट आना है जो कंपनी ने अपने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाले रिपोर्ट में पहले से बनाया हुआ है। यही हकीकत है। जो तथ्य अभी मैं दे रहा हूँ वह तो उदाहरण मात्र है। जनसुनवाई कैसे होती है उसको भी समझ लीजिए। पूंजीपतियों को फेवर करने के लिए इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, इस उदाहरण से आप उसे समझ सकते हैं। एनजीटी द्वारा निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई 27 सितंबर 2019 को डोलेसरा गांव के एक स्कूल में आयोजित की गई थी। सुनवाई के दौरान 4 गांव के 58 लोगों ने परियोजना का समर्थन किया। इनमें से 63% से अधिक लोग डोलेसरा गांव के थे। इस सुनवाई के विवरण में परियोजना पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई,
लेकिन सुबह से ही स्कूल के बाहर धरना दे रहे लगभग 1000 लोगों को भवन में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी गई। अपने आदेश में एनजीटी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उन लोगों को ही उसमें भाग लेने की अनुमति दी गई जो परियोजना का समर्थन कर रहे थे और उनके बयानों को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि एक गांव में सुनवाई करने से अन्य गांव के निवासियों को इसमें भाग लेने से वंचित होना पड़ा। आदेश में कहा गया है कि जहां तक इस पहलू का सवाल है, हमने पाया कि कार्यवाही यानी कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा दर्ज उस कार्यवाही में 1000 लोगों के एकत्र होने का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन उनकी मांग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भाग लेने से क्यों मना किया गया। हमारे विचार से इससे कार्यवाही प्रभावित हुई है। इस प्रकार एनजीटी ने निष्कर्ष निकाला कि उपर्युक्त तथ्यों और चर्चाओं की समग्रता में सार्वजनिक सुनवाई कानून के अनुसार नहीं की गई है, जो सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता के शब्दों और भावना को संतुष्ट करती हो, और कार्रवाई ऐसे हुई कि प्रभावित लोग निष्पक्ष, पक्षपात रहित और वैध सार्वजनिक सुनवाई या सार्वजनिक परामर्श से वंचित हो गए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस सुनवाई से पहले 3 अन्य परामर्शों को ग्रामीणों के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा था। अगस्त 2019 में ग्रामीणों ने परामर्श के प्रभारी नोडल अधिकारी को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया है कि यहाँ पहले से ही 7 कोयला खदानें चालू है, इस वजह से ज़मीन खत्म हो गई है। आने वाली परियोजनाएं जो कुछ ही बची है उसे भी नष्ट कर देंगी। हमारी आदिवासी संस्कृति सिर्फ कृषि पर निर्भर है और हम लोग इन परियोजनाओं से समाप्त हो जाएंगे। इसमें जिला प्रशासन से परियोजना को रद्द करने और पर्यावरण की रक्षा करने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ताओं के तर्क पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सभी 14 गांवों ने परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए थे और सरकार ने इसे रिकॉर्ड में नहीं लिया। एनजीटी द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद ग्रामीण खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय तक टिकी रही, क्योंकि विशेषज्ञ समिति ने 6 महीने के बाद ही नए सिरे से पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश कर दी। बैठक के विवरण के अनुसार समिति ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने उन्हें सूचित किया था कि स्थानीय लोगों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त जगह दी गई थी, जबकि उन्हें अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में आदिवासियों को अपनी बात कहने दी गई का रिपोर्ट बनाया गया। यही आज का तंत्र है। आदिवासियों को ये सब बातें जितनी जल्दी हो सके समझ जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि बोर्ड के एक प्रतिनिधि ने दावा किया कि रायगढ़ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्थानीय लोगों से कई बार कहा कि वे आगे आएं और अपनी आपत्तियां और सहमति दर्ज कराएं। बोर्ड के एक प्रतिनिधि के दावे से आदिवासियों का विरोध को न्यून किया गया। सोचिए, एक व्यक्ति के बयान से आदिवासियों के अधिकारों को ये लोग खत्म कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड और उसके सदस्यों के राय पर चलते हुए विशेषज्ञ समिति ने पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की और मंत्रालय ने पर्यावरणीय मंजूरी दे दी। जब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार ही चलना है तो विशेषज्ञ समिति बनाने का क्या औचित्य है आपके हमारे आंखों में धूल झोंकने का। सरसमल गांव के निवासी याचिकाकर्ता कन्हई राम पटेल कहते हैं कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो अदालत ही एकमात्र विकल्प बचता है, लेकिन गरीबों के लिए अदालत तक पहुंचना भी आसान नहीं है। आपको सबूत, वीडियो और दस्तावेज जुटाने होते हैं, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको अनुकूल आदेश मिल सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार अदालत के निर्देश का भी पालन नहीं करती है। वह केवल कॉरपोरेट की बात सुनती है। समता जजमेंट आदि की बात हम कह सकते हैं। क्या किसी सरकार ने उसके आलोक में आदिवासियों को कोई अधिकार दिया है? महाजन को कंपनी को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई। अब आदिवासियों के लिए फिर से एनजीटी का दरवाज़ा और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का ही शासन है और वह आदिवासियों की बात सुन ही नहीं सकती, क्योंकि मामला अडानी का जो है। यही बात झारखंड के आदिवासियों को मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि भाजपा का शासन आदिवासियों के लिए किसी कहर से कम नहीं होता। इसीलिए अपने हक अधिकारों को समझते हुए झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। कई लोग यह बात करते हैं कि मैं झामुमो का समर्थन करता हूं। ऐसी बात नहीं है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, आपके पास समस्या है तो जो बड़ी समस्या है पहले आप उससे निपटने का सोचेंगे, ना कि छोटी समस्या से।
आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है वह आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए हानिकारक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही रहेगी, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। यह एक संगठन है और अपने आइडियोलॉजी को समय समय पर जनता के हित में ये लोग भी परिवर्तन कर सकते हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनके विचार आदिवासियों के हित में साबित हों। लेकिन इस समय में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तांडव से बचना पहली प्राथमिकता है। आप भी जितना जागरूक होंगे उतना आदिवासी हक और अधिकारों को बचाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। मेरी यही कोशिश है। इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रकृति की गोद में आबाद रहें। सबों को जोहार।